हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम एक ऐसी वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एग्जाम में आपकी मदद करेगी। वीडियो सीरीज एक्चुअल में पिछले लगभग 3 महीने से मैं कोई भी यूट्यूब में भी क्लास नहीं ले पा रहा था, और ना ही मैं जो हमारी पेड बैच चलती उसमें भी मैं कोई क्लास नहीं ले पा रहा था। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि मैं क्लास लेने के लिए अवेलेबल ही नहीं था। ना मैं यूट्यूब में अवेलेबल था, ना मैं पेड क्लासेस में अवेलेबल था। तो अभी जब मैं वापस आया तो मैंने एक चीज में गौर किया कि कुछ पेपर जो लगातार 15-20 एग्जाम हुए हैं, उसके पेपर का जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि कुछ उसमें ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक है जो रिपीटेटिव हर पेपर में उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी टॉपिक वही है, केवल टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा बहुत बदलता जा रहा है। तो आज से मैं ये प्रयास करूंगा कि आपके जितने भी अभी पिछले एक साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके पेपर में से, चाहे वो पीएससी ने एग्जाम लिया हो, चाहे वो व्यापम ने लिया हो, चाहे वो अभी एसएसबी बोर्ड हो गया हो, तो जितने भी एग्जाम पिछले एक साल में हुए हैं उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो लगातार पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो एक एक टॉपिक हम पकड़ेंगे और उस टॉपिक पर हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और उस टॉपिक से आने वाले और जितने क्वेश्चन होंगे हम सभी उस विषय पर चर्चा कर लेंगे, ताकि भविष्य में यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। तो मेरा आज की क्लास में यही टॉपिक रहे, मतलब यही उद्देश्य है क्लास लेने का कि पर्टिकुलर हम एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस टॉपिक को हम, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आप पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप एसएसबी बोर्ड व्यापम जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एग्जाम में वो मदद करेगा और इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हम जब भी क्लास होगी एक एक टॉपिक लेंगे जो रिपीटेटिव आ रहे हैं और उस पर हम डिटेल वीडियो पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल एक आइडिया है और आपकी यूट्यूब में अब लगातार इसके ऊपर क्लासेस आने वाली है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको भी वो चीजें पसंद आनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं कोई क्लास लूंगा तो आपकी भलाई के लिए है, आपको मदद करेगी, तो आप बताइएगा कि, क्योंकि वीडियो तो आप ही को देखना है, तो आप बताइएगा कि आपको ये जो भी मैंने ये बताया है आपको ओवरऑल कि हम किस तरीके की क्लासेस लेंगे, वो आपको वो आइडिया कैसा लग रहा है। आपको ऐसे ही इन्हीं टॉपिक पर आगे चलना है जो मैं सोच रहा हूं, या इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब लगातार आपके लिए वो क्लासेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहां पर लिखा ही हुआ है, एक ऐसा टॉपिक जिससे पिछले 15 एग्जाम में लगातार सवाल आया है, ठीक। तो आज जो क्लास में हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो लगातार हर पेपर में आपसे पूछा गया है, वो टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, टारगेट जो है, वो लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। चाहे आप कोई भी वर्तमान में पीएससी का एग्जाम दिए हो, चाहे आप वर्तमान में सीजी एसएसबी बोर्ड का एग्जाम दिए हो, यानी सीजी व्यापम का एग्जाम दिए हो, हर एग्जाम में, हर अल्टरनेट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। तो लगभग 15 से 16 एग्जाम अभी ये पिछले साल में जो हुए हैं उसमें हर एग्जाम के अल्टरनेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। कई पेपर ऐसे हैं जिसमें एक ही पेपर में 2 से ज्यादा सस्टेनेबल गोल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप एक एग्जाम्पल के लिए मैं शुरू में आपको बता देता हूं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। देखेंगे ये जो आपका एसडीजी के ऊपर जो क्वेश्चन आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये आपके स्टेट सर्विस एग्जाम जो सीजीपीएससी ने लिया था अभी फरवरी 2026 में, उसमें ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेम सतत विकास लक्ष्य के ऊपर क्वेश्चन ईडीओ के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए। इसके अलावा अगर आपने सुपरिटेंडेंट का पेपर दिया होगा तो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। इसके अलावा आपने व्यापम के कोई और एग्जाम दिए, हाई कोर्ट वाले एग्जाम दिए, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर गोल आया है। केवल छत्तीसगढ़ के एग्जाम में नहीं, इंडिया लेवल में भी अभी जितने पेपर हुए सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है, चाहे आपने यूपीएससी का दिया हो या कोई अदर स्टेट पीएससी का। क्यों आ रहा है यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन और ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2015 में ये गोल डिसाइड किए गए थे। अब आपको समझना पड़ेगा कि लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, अचानक से क्यों हर एग्जाम में आने लग गया है, चाहे इंडिया हो या छत्तीसगढ़।
हर में क्यों आ रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन? तो इसलिए आ रहा है क्योंकि 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल डिसाइड किए गए थे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और ये गोल जो है वो 2030 तक हमको अचीव करना है। यानी जितने भी मेंबर है संयुक्त राष्ट्र के, उसको इस गोल को 2030 तक अचीव करना है। लेकिन 2025 में इस गोल को तय किए हुए 10 साल का समय हो गया है। तो 10 साल में हम उस जो 2030 तक हमको अचीव करना है जो गोल, वहां पर हम कितना प्रोग्रेस हुआ है हमारा, वहां तक हम कितना पहुंच चुके हैं, उस गोल के नजदीक कितना पहुंच चुके हैं, इसके लिए लगातार क्या किया जा रहा है, नीति आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट निकाले गए। इसी के लिए अगर आप देखेंगे लगातार आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि 10 साल इस गोल को, मतलब इस जो हमने गोल डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए 10 साल का समय हो चुका है, और आने वाले 5 साल में हमको इसको अचीव करना है। इसी के लिए लगातार आपसे पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आने वाले भी पेपर में आपको देखने के लिए ये क्वेश्चन मिलेगा। और आपने देखा होगा स्पेशल इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, उसके आखिरी चैप्टर में सतत विकास लक्ष्य को ही शामिल कर लिया गया। पहले सतत विकास लक्ष्य 2 साल पहले आप देखेंगे तो सतत विकास लक्ष्य नाम का कोई चैप्टर आपके इकोनॉमिक सर्वे में नहीं आता था। अब 2 साल से अगर आप देख रहे होंगे तो सतत विकास लक्ष्य एक चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में जुड़ा है, और वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि हम आज इस सतत विकास लक्ष्य टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं। सतत विकास लक्ष्य से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब चीज हम डिटेल में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं, फिर हम एक फ्लो में पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरे जितना भी क्लास है उसको अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए बेसिक जानकारी ये है कि हमारे सीजीपीएससी के प्री का एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो सीजीपीएससी प्री का अगर आपको क्लास करना है तो 13 जुलाई से हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट होने वाली है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी की एक लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। एक टेस्ट उसका हो चुका है, और अगला टेस्ट जो है हर संडे को एक टेस्ट है। इसको हम 3 फेज में ये टेस्ट सीरीज हमने इसको डिजाइन किया है। पहले सिंगल सब्जेक्ट का टेस्ट है, उसके बाद 2 सब्जेक्ट का टेस्ट है, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है। तो टोटल अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका टोटल 30 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की, जो लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इसमें कॉल करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। अब एक फ्लो में हम सतत विकास लक्ष्य के बारे में पूरी चीजें कंफर्म पढ़ लेंगे। यहां पर देखिए, अगर हम देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सतत विकास होता क्या है, तो सतत विकास का मतलब यह है कि वर्तमान में हमारे पास जो भी संसाधन है जिसका हम यूज कर रहे हैं, उन संसाधनों को हम इस तरीके से उसका यूज करें कि उन संसाधनों का प्रयोग हम भी कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी उस संसाधनों को हम छोड़ दें। यानी ऐसा जो भी हमारे पास जितने भी संसाधन उपस्थित हैं उसका प्रयोग हम इस तरीके से करें कि उसका लाभ हम भी ले पाए और हमारी आने वाली पीढ़ी भी ले पाए। तो इसी के लिए इसी को क्या बोला जाता है, इसी को सतत विकास बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। यानी जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना कि उसका प्रयोग हम भी कर पाए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उन संसाधनों को छोड़ कर जाए ताकि वो भी उन संसाधनों का प्रयोग कर पाए। तो यही विकास क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब देखिए सतत विकास होता क्या है, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये केवल आपके समझने के लिए था कि सतत विकास होता क्या है। अब पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पेपर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि सतत विकास शब्द का प्रयोग या सतत विकास होता क्या है, ये वर्ड कहां सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे कि सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1987 में किया गया।
कब किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1987 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र की अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इस शब्द का प्रयोग हुआ था। यानी जो यूनाइटेड नेशन है उसकी एक रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर, उसकी रिपोर्ट में सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग हुआ था? सतत विकास शब्द का प्रयोग हुआ था। इस रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो थी 1987 में ये आई थी, उसमें सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था? अक्टूबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्यों ने संपूर्ण देश में मानव अधिकार, वैश्विक समानता और आपके न्याय को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? सतत विकास लक्ष्य को अंगीकृत किया था। यानी यूनाइटेड नेशन और उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया? 2015 में, अक्टूबर 2015 में संपूर्ण विश्व में जितने भी मानव रहते उनके अधिकारों को बढ़ावा मिल सके, इसके अलावा हर मानव को न्याय मिल सके और संसाधनों का उचित प्रयोग हो सके, ये सबको ध्यान में रखते हुए टोटल यहां पर 17 लक्ष्य तय किए गए। याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने कितने लक्ष्य तय किए थे? संयुक्त राष्ट्र ने टोटल 17 लक्ष्य तय किए थे और इस 17 लक्ष्य के अंतर्गत अलग अलग मुद्दे, अलग अलग पॉइंट थे। तो इन 17 लक्ष्यों के अंतर्गत 169 टारगेटों को शामिल किया गया था। यानी टोटल लक्ष्यों की संख्या 17 है, लेकिन 17 के अंतर्गत सब पॉइंट और हैं। तो टोटल अगर टारगेट देखें 17 लक्ष्य और उसके अंतर्गत टोटल 169 टारगेट तय किए गए थे। और ये तय किया गया था, ये टारगेट कब तय किए गए? 2015 में। और बोले कि ये जितने भी लक्ष्य हैं इसको हम 2030 तक हासिल कर लेंगे। यानी यहां पर इन 17 लक्ष्य और 169 टारगेट जो उसके अंतर्गत है, इसको पाने का समय क्या तय किया गया? इसको पाने का समय तय किया गया 2030। समझ आ गया? तो याद रखिएगा ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आपके सतत विकास के कितने लक्ष्य या कितने उद्देश्य और टारगेट तय किए गए थे। तो 17 उद्देश्य यानी 17 लक्ष्य और उसके अंतर्गत 169 टारगेट तय किए गए थे। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए क्या किया गया, इन 17 लक्ष्यों को याद रखिएगा, जो ये 17 लक्ष्य तय किए गए थे, इन 17 लक्ष्यों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, इन 17 लक्ष्यों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको सतत विकास लक्ष्य का क्या कहा जाता है? 5P कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इन 17 लक्ष्यों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? इन 17 लक्ष्यों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये 5 कैटेगरी को सतत विकास लक्ष्य का 5P के नाम से जाना जाता है। अब ये 5P क्या है, ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5P में सबसे पहले देखेंगे तो वो P के अंतर्गत आता है लोग यानी पीपल। यानी सबसे पहला सतत विकास लक्ष्य जो 17 है, इसको सबसे पहला किस कैटेगरी में बांटा गया है? पीपल कैटेगरी में। यानी ऐसे विकास लक्ष्य जो मानव से संबंधित है, लोगों से संबंधित है, ऐसे विकास लक्ष्य को कौन से कैटेगरी में रखा गया है? पीपल कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड P क्या है? धरती। धरती यानी प्लेनेट। ठीक है, सेकंड P क्या है? प्लेनेट। यानी हम जो ऐसे विकास लक्ष्य जो हमारे प्लेनेट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ऐसे शब्दों को किस में रखा गया? मतलब ऐसे लक्ष्यों को प्लेनेट के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा क्या है? समृद्धि। समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो तीसरा क्या है यहां पर? प्रॉस्पेरिटी। याद रखिएगा, तीसरा P क्या है? प्रॉस्पेरिटी। चौथा क्या है? शांति। शांति यानी पीस। ठीक है, चौथा क्या है? चौथी कैटेगरी पीस। और पांचवी कैटेगरी क्या है? साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो सतत विकास लक्ष्य जो 17 हैं, उन 17 सतत विकास लक्ष्य को किस में बांटा गया है? 5 कैटेगरी में, 5P में बांटा गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सतत विकास लक्ष्यों को कौन से कैटेगरी में बांटा गया, कितने कैटेगरी में? तो 5 कैटेगरी में, जिसे सतत विकास लक्ष्य का 5P कहा जाता है। अब यहां पर अगला हम देखते हैं, यहां पर जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला कौन सा कैटेगरी है? P
पीपल यानी लोग, जो जनता से संबंधित है, लोगों की भलाई से संबंधित है। तो लोगों से संबंधित कौन कौन से जो 17 लक्ष्य हैं, उनमें कौन से पीपल से संबंधित है, लोगों से संबंधित है? तो लक्ष्य 1 से लेकर लक्ष्य 6 तक, लक्ष्य 1 2 3 4 5 6, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? 5P के पहले P के अंतर्गत यानी पीपल के अंतर्गत। दूसरा क्या है? दूसरा है धरती यानी प्लेनेट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेनेट के अंतर्गत यानी धरती के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य शामिल हैं? तो लक्ष्य 6 12 13 14 15, यानी लक्ष्य यहां पर आपका लक्ष्य 6, फिर सीधा इसका दूना करें 12, फिर 13 14 और 15। तो अगर आप दोनों में देखेंगे तो इसके अंतर्गत आता है 6 टोटल लक्ष्य, पीपल के अंतर्गत आता है 5 आता है लक्ष्य इसके अंतर्गत, धरती के अंतर्गत, प्लेनेट के अंतर्गत। अगला देखते हैं यहां पर, तीसरा है समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी। इसके अंतर्गत लक्ष्य 7 से लेकर 12 तक आते हैं, लक्ष्य 7 से लेकर 12 तक। अब देखिए 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, ये चीज भी याद रखिएगा। अगला है आपका शांति पीस, तो लक्ष्य 16 इसके अंतर्गत आता है। और आखिरी है साझेदारी, लक्ष्य 17 इसके अंतर्गत आता है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि पीपल के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य आते हैं, प्लेनेट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्रॉस्पेरिटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, शांति यानी पीस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और पार्टनरशिप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं लक्ष्य, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर हम ये देखते हैं, अब आपसे जो एडीओ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऊपर हम चलते हैं। जो आपके एडीओ में क्वेश्चन आया था यहीं से आया था। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। यहां पर पहले इसको पढ़ते हैं। अब जो यहां पर हमने तय किया था कि जो संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में तय किया था 17 लक्ष्यों को, तो कौन सा लक्ष्य कौन से नंबर में है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि लक्ष्य 1 क्या है, लक्ष्य 2 क्या है, लक्ष्य 3 क्या है, लक्ष्य 15 क्या है, 7 क्या है, ऐसा पूछा जाता है, जो आपने ईडीओ के एग्जाम में भी देखा था। तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो लक्ष्य 1 क्या है, तो लक्ष्य 1 है गरीबी का अंत। ये आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य है गरीबी का अंत करना। कब तक गरीबी का अंत करना, 2030 तक गरीबी का अंत करना, ये लक्ष्य है। लक्ष्य 2 है भूखमरी समाप्त करना, यानी कोई भी भूखा ना रहे, भूखमरी को पूर्ण रूप से समाप्त करना, भूख के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, सभी व्यक्ति को अनाज की पहुंच वहां तक हो, यह है लक्ष्य 2, कि कोई भी व्यक्ति भूखमरी के कारण मरे ना, यह सेकंड लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है आरोग्य एवं कल्याण, कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, अगर बीमार हो रहा है तो उसका इलाज प्रॉपर उपलब्ध हो, आपका सस्ता इलाज उपलब्ध हो, ताकि वो बीमारी के कारण उसकी मृत्यु ना हो। तो लक्ष्य 3 क्या है, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। तो तीसरा लक्ष्य क्या है, सतत विकास लक्ष्य। तीसरा क्या है, आरोग्य एवं कल्याण। चौथा लक्ष्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चौथा लक्ष्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा मतलब हर को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वो बच्चा हो या आपका अगर कोई स्कूल ड्रॉप आउट ना हो, वो अपनी उच्च शिक्षा जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो उसको हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो। तो क्योंकि शिक्षा मिलेगी तभी तो आपका देश प्रोग्रेस करेगा, पूरा विश्व प्रोग्रेस करेगा। शिक्षा मिलेगी तभी तो नए नए वैज्ञानिक अध्ययन होंगे। तो शिक्षा आपका चौथा लक्ष्य है। पांचवा लैंगिक समानता, मेल फीमेल में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, हर काम मेल चाहे हो या फीमेल हो कोई भी कर सकता है। तो मेल फीमेल में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, लिंग के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर उसमें ये लड़का है या ये लड़की, ये सब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता। छठवा है शुद्ध जल एवं स्वच्छता। छठवां लक्ष्य क्या है, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, यानी आपका जो अच्छा पानी मिले, अगर शुद्ध जल मिलेगा तब आपकी बीमारियां कम होंगी। तो ये इससे ही रिलेटेड है, आरोग्य एवं कल्याण से। तो शुद्ध जल एवं स्वच्छता की पूरा क्षेत्र स्वच्छ रखा जाए, ठीक है, आपके आसपास कचरा ना हो, शुद्ध जल का प्रयोग हो, शुद्ध जल आप पिएंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो ये लक्ष्य 6 है। अगला है लक्ष्य 7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, यानी आपके घर बिजली प्रॉपर आए,
कम दरों में बिजली आपके लिए उपलब्ध हो, आप ज्यादा से ज्यादा जो है सोलर एनर्जी की तरफ बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जो है अगर आप जो कोयले के ऊपर जो हमारी एनर्जी ताप विद्युत होती है, अगर हम कोयले से उस विद्युत को उत्पादन करें तो कोयला तो भविष्य में समाप्त हो जाएगा। तो हमको कैसी बिजली के ऊपर बढ़ना है, आपका जो है आप गैर परंपरागत जो आपके स्रोत हैं जैसे कि सूर्य का प्रकाश, पानी, इनसे विद्युत उत्पादन करना और उस विद्युत को बढ़ावा देना ताकि उसका जो हम कोयले के ऊपर निर्भर है वो कम हो सके। तो लक्ष्य 7 है किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 8 है सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। कोई भी निचले प्रवृत्ति का काम ना करे, किसी भी काम को कम ना आंका जाए और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, ऐसा काम उसको उपलब्ध कराया जाए ताकि वो उसकी आय भी ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा वो अपने घर को भी संभाल सके, अपने आय के उतना स्रोत उसको उपलब्ध कराना। ये लक्ष्य 8 है। लक्ष्य 9 है उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना, नए नए उद्योगों की स्थापना करना। ठीक है, आपके जो नए नए नवाचार हो रहे हैं उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा जो है आप बोल सकते हैं अधोसंरचना, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देना। ये सब आपका लक्ष्य 9 है। लक्ष्य 10 है असमानताओं में कमी लाना। ठीक है, जो देश, हर देशों में, अलग अलग देशों में असमानता और देश के भीतर अलग अलग लोगों में जो असमानता है, आर्थिक असमानता हो गई, ये सबको कम करना और सबको इक्वल लाने का प्रयास करना। ये लक्ष्य 10 है। लक्ष्य 11 है संधारणी शहर एवं समुदाय, यानी शहरी और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना। जैसे अगर आप घर वर देखेंगे तो झोपड़ी रहती है, हवा आती है, वो घर टूटते जाते हैं, तो पक्का घर उपलब्ध कराना। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको क्या मिलता है, पक्का घर मिलता है, तो पक्का घर उपलब्ध कराना, उनको टिकाऊ जगह उपलब्ध कराना कि वो समय के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ना हो। तो ये आपका लक्ष्य 11 है, संधारणी शहर एवं समुदाय। लक्ष्य 12 है उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, यानी आपका यहां पर क्या है, उत्पादन के पैटर्न को समझना और उन चीजों का प्रोडक्शन करना जो लोगों के लिए उपयोगी हो। तो लक्ष्य 12 है। लक्ष्य 13 है जलवायु कार्रवाई। तो हमको ये सब विकास तो करना है, लेकिन ऐसा विकास करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हम मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित कम से कम करें। उनको प्रदूषित कम करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो अगर आप देखेंगे हमारे कितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है प्रदूषण के कारण। तो यहाँ पर जलवायु कार्रवाई, यानी ऐसे हम विकास तो करें लेकिन ऐसा विकास ना करें कि जिससे हमारा पर्यावरण प्रभावित हो। तो ये लक्ष्य 13 है। लक्ष्य 14 है जल में जीवन। तो यहां पर जितने भी समुद्री संस्थाओं का संरक्षण और उनको उपयोग करना, यानी जितने भी समुद्री जल मार्ग होते हैं उनका प्रॉपर उपयोग करना, ये सब लिखा है। लेकिन उनको गंदा नहीं करना। महासागरों जो है, एक महासागर से दूसरे महासागर, सबसे ज्यादा सस्ता जो सामान को ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम है वो जल ही होता है। ठीक है, सबसे सस्ता वही है। तो लक्ष्य 14 है। लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन का मतलब जो मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, मरुस्थलीकरण को कम करने का प्रयास करना। ठीक है, जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुंचाना, जैसे जंगलों में बायोडायवर्सिटी है उसको बनाए रखना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन। लक्ष्य 16 है शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं। ऐसी संस्थाओं की स्थापना करना जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में मदद करे। अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में ऐसे संस्थाओं की स्थापना करना जो शांति व्यवस्था प्रॉपर बना सके। लक्ष्य 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारियां। अब ये सभी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मिलकर काम करना यानी इन लक्ष्यों को पाने के लिए सब मिलकर काम करें, पार्टनरशिप में काम करें। तो ये आपका 5वां पी था, तो वही है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो यही आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा लक्ष्य नंबर क्या है। तो लक्ष्य 1 गरीबी का अंत, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, गरीबी को दूर करना। गरीबी दूर करना यानी गरीबी दूर कब होगी, अगर गरीबी दूर होगी तो जो भूख से लोग मरते, भूखमरी जो है उसका अंत होगा। तो सीधी सी बात है, गरीबी अगर दूर होगी तो भूखमरी से जो मौतें हो रही हैं वो लगातार कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग जो है अपना खाना खरीद पाएंगे, अपना पेट पाल पाएंगे। तो उसी तरीके से फिर उसके बाद आपका भूखमरी, अगर उनको खाना मिलेगा तो उसके बाद सीधी सी बात, अगर खाना मिलेगा तो वो स्वस्थ होंगे, जो उनमें विटामिन की कमी हो रही थी वो नहीं होगी, खनिज पोषण की कमी हो रही थी वो नहीं होगी। तो ऐसा करके एक दूसरे से जोड़ते हुए
आप चीजों को देख सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं। तो ये टोटल 17 लक्ष्य हैं। याद रखिएगा पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहला लक्ष्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ये आपको मैचिंग में दे देगा और मैचिंग में देगा और आपको मैच करने बोलेगा कि कौन सा लक्ष्य क्या है, आप मैच करो। तो इसी तरीके से अगर आप यहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर एडीओ में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए उद्देश्य 5, 6, 7 और 8, यहीं पर आपको ये इसको मैच करने के लिए बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना कई बार क्या होता है, डायरेक्ट जो लिखा है वो नहीं देगा, उसके अंदर जो लिखा है ना वो भी आपको दे देता है। लेकिन मेन जो है, आप अगर इसको समझ रहे हैं, लक्ष्य समझ रहे हैं, तो उसके अंदर की क्या चीज होगी आप रिलेट करके खुद पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं एसडीजी इंडेक्स, ये आपको याद रखना है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। अब ये क्या है, सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य के लिए इंडिया इंडेक्स। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी कौन करता है, नीति आयोग। ये आपको याद रखना है, एसडीजी आपका इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको याद रखना है। कब से जारी कर रहे हैं नीति आयोग, 2018 से एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता क्या है, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जैसे कि आपके ये 17 लक्ष्य हैं, ठीक है, जो एसडीजी आपके जो सतत डेवलपमेंट के जो गोल हैं 17, अब कौन सा राज्य, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है यानी ये इंडिया के लिए इंडेक्स है, तो इंडिया के जो अलग अलग राज्य हैं वो कौन से लक्ष्य को पाने के लिए कितना प्रोग्रेस में है और कौन सा राज्य पिछड़ा है कौन से लक्ष्य में, उसको कंपेयर करने के लिए क्या किया गया है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं 17 पैमानों पर इनकी क्या की जाती है, रैंकिंग निकाली जाती है। तो मान लेते हैं छत्तीसगढ़ लक्ष्य 1 को पाने के करीब है, लक्ष्य 2 में पिछड़ा हुआ है, लक्ष्य 3 में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इससे जब ये रैंकिंग निकलेगी तो हमको ये समझ आ जाएगा ना छत्तीसगढ़ में कौन से क्षेत्र में हमको काम करने की जरूरत है, कौन से गोल पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर लक्ष्य में 100 नंबर होते हैं, 100 में से उस राज्य को कितना नंबर मिल रहा है, तो उससे हम ये समझ पाते हैं कि राज्य में कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो अब क्या करते हैं, जैसे टोटल 17 लक्ष्य हैं, मान लेते हैं पहले लक्ष्य में 100 में से छत्तीसगढ़ को मिले हैं 80 नंबर, दूसरे में छत्तीसगढ़ को मिले 60 नंबर, तो टोटल ऐसे 17 जितने आपके लक्ष्य हैं सब में छत्तीसगढ़ को नंबर मिलता है। उसके बाद एवरेज निकाला जाता है कि छत्तीसगढ़ का एवरेज कितना है, तो एवरेज जितना आता है तो उससे समझ आ जाता है कि वो राज्य कितना आगे है कितना पीछे है इन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए। समझ आ रहा है। तो एसडीजी इंडेक्स क्या करता है, एसडीजी इंडेक्स हर राज्य के लिए क्या करता है, एक डेटा मतलब आपका बोल सकते हो रैंकिंग निकालता है हर राज्य की, और राज्यों की जो जितना स्कोर कर रहा है वो राज्य, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वो राज्य सतत विकास लक्ष्य के कितने करीब है पाने के लिए। समझ आ गया। तो याद रखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर किसी भी राज्य को एवरेज निकालने के बाद 100 नंबर आ रहा है, यानी 100 में 100 आ रहा है, तो ऐसे स्टेट को बोला जाता है अचीवर स्टेट। अचीवर स्टेट का मतलब होता है कि जो गोल था उसने उसको अचीव कर लिया है, यानी जो सतत विकास लक्ष्य डिसाइड किया गया था उसने उसको, वो राज्य ने उस लक्ष्य को अचीव कर लिया है, उस गोल को अचीव कर लिया है। तो अगर किसी को 100 में 100 नंबर आएगा तो ऐसे राज्य को कैसा राज्य कहा जाता है, अचीवर राज्य कहा जाता है। दूसरा, अगर किसी को 65 से 99 नंबर के बीच आता है, यानी वो आपका जो स्कोर निकाला जाता है उसका 65 से 99 नंबर का स्कोर होता है, तो ऐसे राज्य को फ्रंट रनर राज्य कहा जाता है, फ्रंट रनर स्टेट कहा जाता है। अगर किसी राज्य का 50 से 64 नंबर के बीच नंबर उसके स्कोर आता है तो इसको परफॉर्मर स्टेट कहा जाता है, और अगर किसी राज्य का 50 से कम स्कोर आ रहा है तो ऐसे राज्य को एस्पिरेंट आपका स्टेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि 4 श्रेणी में इसको बांटा गया स्कोर के आधार पर।
पहला है अचीवर, फिर है फ्रंट रनर, फिर है परफॉर्मर और आखिरी है एस्पिरेंट। तो छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे कि 2024 में जो रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, तो उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है वो फ्रंट रनर स्टेट के अंतर्गत आता है। तो पूछेगा आपसे कि जो सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो जारी किया गया रैंकिंग है उसमें छत्तीसगढ़ किस तरीके के स्टेट की श्रेणी में आता है? तो छत्तीसगढ़ जो श्रेणी में आता है वो है फ्रंट रनर श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ किस में आता है? फ्रंट रनर स्टेट की श्रेणी में आता है। तो 2024 में जो नीति आयोग ने डेटा जारी किया है उसमें छत्तीसगढ़ का अगर हम स्कोर देखें तो छत्तीसगढ़ का स्कोर है 67। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ 100 में से कितना स्कोर पाया है? छत्तीसगढ़ स्कोर पाया है 67। इसलिए आप देखेंगे कि वहां पर हमने पढ़ा था 65 से 99 के बीच जो है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। तो छत्तीसगढ़ का स्कोर है 67, यानी 2024 की रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ फ्रंट रनर स्टेट की श्रेणी में आता है। जबकि इंडिया का ओवरऑल आपके इंडिया में जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके अगर इंडिया का अगर मैं देखूं स्कोर कितना है तो इंडिया का स्कोर है 71। याद रखिएगा इंडिया का कितना स्कोर है? 71 और छत्तीसगढ़ का कितना स्कोर है 2024 में? 67। तो छत्तीसगढ़ किस प्रकार के स्टेट की श्रेणी में आया? फ्रंट रनर स्टेट की श्रेणी में आया है। यह भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं यहां पर जो टोटल भारत में 28 राज्य हैं, 28 में से 24 राज्य ऐसे हैं जो फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा टोटल कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट है। 28 में से 24 ऐसे स्टेट हैं जो फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं, यानी इनका स्कोर जो है वो 65 से 99 के बीच में। ये टॉपिक भले ही आपका थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक होगा लेकिन पेपर के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार यहां से क्वेश्चन आ रहा है। और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि परफॉर्मर श्रेणी में, यानी कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने जो अचीव श्रेणी में आ जाए, यानी उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है। ठीक है, 28 में से 24 राज्य फ्रंट रनर में है जबकि 4 राज्य परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यह भी आपको याद रखना है सबसे अच्छा स्कोर कौन से राज्य का है? तो सबसे अच्छा स्कोर केरल और उत्तराखंड का है। याद रखिएगा केरल और उत्तराखंड का जो स्कोर है वो 79 है, यानी जैसे छत्तीसगढ़ का 67 स्कोर है वैसे केरल और उत्तराखंड का कितना स्कोर है? 79 स्कोर है। याद रखिएगा राज्यों में सबसे टॉप में यही है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप में चंडीगढ़ है जिसका स्कोर 77 है। तो ये भी याद रखना है सबसे टॉप कौन है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के करीब कौन है? तो आपका उत्तराखंड है और दूसरा केरल है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं, अब अभी तक हमने क्या किया था? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में राज्यों की रैंकिंग देख रहे थे कि राज्य में कौन सा राज्य आगे है कौन सा पीछे है। अब हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों में कौन से जिले की क्या रैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 लक्ष्य हैं उन 17 लक्ष्यों को पाने में कौन सा जिला सबसे टॉप में है और कौन सा जिला सबसे बॉटम में है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के करीब सबसे जो हमारा जिला है वो है धमतरी। धमतरी का जो स्कोर है वो है 75। याद रखिएगा धमतरी का स्कोर कितना है? 75 धमतरी का स्कोर है। तो एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलों के कंपोजिट स्कोर के आधार पर जिलों की रैंकिंग यहां पर बताई गई है। तो याद रखिएगा धमतरी जो है 75 में है, तो यही आपको टॉप है। तो टॉप 2-3 का नाम याद रख लीजिए, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर। तो याद रखिएगा जो हमारे टॉप 3 जिले हैं जो कि एसडीजी लक्ष्य के करीब हैं तो उनका नाम क्या है? धमतरी, राजनांदगांव और कांकेर। डॉक्टर के, ठीक है, डॉक्टर के, धमतरी, राजनांदगांव और कांकेर। और बॉटम में कौन है? तो सबसे बॉटम में है बीजापुर, फिर है सुकमा और फिर है बलरामपुर। तो सबसे कम, सबसे पिछड़ा कौन सा है? तो सबसे पिछड़ा है बीजापुर, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे कम स्कोर कौन से जिले का है? तो बीजापुर, फिर सुकमा, फिर बलरामपुर। क्लियर? तो ये 3 याद रखिएगा, टॉप 3 में धमतरी, राजनांदगांव और कांकेर, बॉटम 3 में बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग लक्ष्यों में, जो आपके स्टेट सर्विस में क्वेश्चन आया था पीएससी में, कि जो ये अलग अलग लक्ष्य हैं, तो इन लक्ष्य के टॉप जिले कौन है, यानी लक्ष्य 1 को पाने में सबसे करीब नंबर 1 कौन सा जिला है, लक्ष्य 2 को पाने में नंबर 1 जिला कौन सा है। क्योंकि अलग अलग लक्ष्यों को पाने में हो सकता है कि किसी जिले में भूखमरी की स्थिति से निपटने में वो जिला टॉप में है, हो सकता है कि कोई जिला ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे टॉप में है, हो सकता है कोई जिला जो है वो गरीबी को दूर करने में सबसे टॉप में है। तो कौन से लक्ष्य में कौन सा जिला टॉप में है उसको अब हम देख लेते हैं, और ये नाम आपके पेपर में अभी स्टेट सर्विस एग्जाम में पूछे भी गए थे। तो ये 2024 का आंकड़ा है। तो लक्ष्य 1 क्या है, गरीबी का अंत। तो गरीबी के अंत करने में सबसे नंबर 1 जिला कौन सा है, कांकेर। तो हर में जो टॉप में जिला है मैं उसी का नाम बता रहा हूं, जो टॉप मतलब नंबर 1 में है वही आपसे पेपर में पूछा जाएगा, पूरे का नाम नहीं पूछा जाएगा, टॉप 1। तो लक्ष्य 1 गरीबी का अंत करने में जो नंबर 1 जिला है इस लक्ष्य को पाने में वो है कांकेर। दूसरा है भूखमरी समाप्त करना। भूखमरी समाप्त करने में जो नंबर 1 जिला है वो धमतरी और जांजगीर चांपा है, दोनों का सेम स्कोर आया है, तो धमतरी और जांजगीर चांपा है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 3 आरोग्य एवं कल्याण, इसमें नंबर 1 जिला कौन सा है, इसमें नंबर 1 जिला बलौदाबाजार है। फिर है चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नंबर 1 जिला कौन सा है, दुर्ग है। लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता, इसमें नंबर 1 जिला कौन सा है, महासमुंद है। लक्ष्य 6 क्या है, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, इसमें नंबर 1 जिला कौन सा है, मुंगेली नंबर 1 जिला है। 7वां है किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसमें नंबर 1 जिला ये सभी है, धमतरी, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा, ये सभी नंबर 1 जिले हैं। नंबर 8 है सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, इसमें नंबर 1 जिला कौन सा है, रायपुर है। इसके बाद मैं आपको इसके याद करने के भी तरीका बताऊंगा ना। अगला है नंबर 9। नंबर 9 है उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना, इसमें नंबर 1 जिला है, दुर्ग। नंबर 10 असमानताओं में कमी लाना, इसमें नंबर 1 जिला है, रायगढ़ और सारंगढ़। आगे देखते हैं, अगला है संधारणी शहर एवं समुदाय, इसमें नंबर 1 जिला है, धमतरी। 12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, इसमें नंबर 1 जिला है, बलरामपुर, बीजापुर, नारायणपुर। 13 जलवायु कार्रवाई, इसमें नंबर 1 जिला है, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा। लक्ष्य 14 जली जीवन, इसमें कोई भी रैंकिंग नहीं अभी तक बताई गई है। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, इसमें बस्तर और सूरजपुर। लक्ष्य 16 शांति न्याय संस्थाएं, इसमें सरगुजा। लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी है, इसमें अभी रैंकिंग नहीं आई है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको याद कैसे करना है, तो आप इसका एक ऐसा तरीके का टेबल बनाएंगे जो आपको मैं बता रहा हूं, तो आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो धमतरी यहां पर भी नंबर 1 है, इसके बाद देखेंगे यहां पर भी है, इसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें भी धमतरी नंबर 1 है। तो आप एक काम करेंगे, धमतरी जिला जोन जोन से लक्ष्य में नंबर 1 है, आप ऐसे लिखिए उसको कॉपी में, धमतरी, और जोन जोन से लक्ष्य में नंबर 1 है, 1, 5, 8, इसको एक जगह लिख लो जी। तो आपको पूरा नाम अलग में कंफ्यूजन ना करके आपको केवल जिले का नाम और उसकी रैंकिंग यहां पर लिख लीजिएगा कि कौन कौन से लक्ष्य में क्या है। तो लक्ष्य 1 में धमतरी नंबर 1 है, लक्ष्य 5 में नंबर 1 है, लक्ष्य 8 में नंबर 1 है, ऐसा आपको याद हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बांटेंगे तो दुर्ग में बांट लीजिए, जांजगीर चांपा में बांट लीजिए, तो आपके देखेंगे तो टोटल अगर आप टोटल जिले देखेंगे ना तो 10 से ज्यादा जिले नहीं है जिनके आपको नाम को याद करना पड़ेगा। तो आप आसानी से ऐसा करके अगर डिवाइड करेंगे कौन से लक्ष्य में, अगर कोई जिला 2-3 लक्ष्य में नंबर 1 है तो आप इससे ऐसे मैच करके आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये तरीका अपनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे सेम क्वेश्चन यहां से किस में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखेंगे तो स्टेट सर्विस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। लक्ष्य 5 में नंबर 1 जिला कौन सा है, लक्ष्य 8 में, लक्ष्य 10 में, लक्ष्य 13 में। ठीक है, कठिन क्वेश्चन है, याद करना कठिन है, लेकिन पेपर में
आ रहा है। और आने ऐसा नहीं कि केवल यहां आ रहा है, पीएससी के एग्जाम देंगे उसमें आ रहा है, व्यापम यानी सीजीएसएसबी बोर्ड के एग्जाम देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक टॉपिक आपसे डिस्कस किया है, जिस अगर अब आप सतत विकास लक्ष्य में कोई भी क्वेश्चन बनाने जाएंगे आपसे लगभग हर क्वेश्चन वहां पर बन जाएगा। जितनी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है उसको यहां पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो ये आपका लगभग 15 से 20 पेज में दिया है, मैंने उसको कन्वर्ट करके 3 से 4 पेज में समअप किया है, जो आपको स्पेशली पढ़ना है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के नाम क्या है, उसका आपका कौन सा जिला है, छत्तीसगढ़ की क्या रैंकिंग है, कौन से राज्य की रैंकिंग सबसे ऊपर है, इसके अलावा आपका कब ये सतत विकास लक्ष्य घोषित किया गया, आपकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बता दिया। 2024 में जो नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो 4थे नंबर की रिपोर्ट है। इसके पहले सतत विकास लक्ष्य के ऊपर नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट और जारी की है। 2018 से वो जारी होता रहा है और 2024 में लेटेस्ट रिपोर्ट जारी हुई थी। क्लियर है? तो ये आपका ये टॉपिक था सतत विकास लक्ष्य, जिसको यहां पर हमने कवर किया। बहुत बोरिंग टॉपिक है लेकिन पेपर में आपको नंबर देने वाला टॉपिक है, यहां से पेपर में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए और ऐसे टॉपिक जैसे निरंतर क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन हमसे छूट जाते हैं पढ़ने में, वो सभी टॉपिक हम एक एक करके आपके सामने यहां पर रखेंगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितना चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक आपके सामने लाया जाए पढ़ने के लिए। तो अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए और आपको कोई भी आप टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए वैसे वीडियो उपलब्ध कराए जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लाया जा रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।